नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है खौफनाक डर सीजन 2। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी खौफनाक डर, जो इसी कहानी का सीजन 1 है, उसे एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की ये कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। हेलो नटवरलाल जी, कैसे हैं आप? राजेश ने नटवरलाल जी से हालचाल पूछते हुए कहा। हैं बढ़िया सो भाइयों, आप बोलो। मैं भी ठीक हूं। वो जो 382 वाले फ्लैट की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? हो जाएगा जी, आप चिंता ना करो। नटवरलाल जी को सोचते हुए पसीने आ रहे थे। कुछ एडवांस जमा करवा देते तो हो जाएगा सर। मैं कल ही आपसे मिलने आ रहा हूं। जी धन्यवाद, भगवान थारो भला करे। ये कहकर नटवरलाल जी ने फोन रख दिया। इधर राजेश ने सोनिया को फ्लैट के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह सोनिया को अपनी सालगिरह पर गिफ्ट करना चाहता था। अभी उनकी शादी को 1 साल ही हुआ था। सोनिया का एक भाई रमन भी था, जो उन्हीं के साथ रहता था। सोनिया के मां बाप नहीं थे, सिर्फ एक भाई था, जो सोनिया को मां और बहन दोनों की तरह मानता था। राजेश ने कुछ दिनों के लिए रमन को दिल्ली में अपने मम्मी पापा के पास छोड़ दिया था, और वे भी रमन से बहुत प्यार करते थे। राजेश और सोनिया नौकरी के कारण कुछ समय के लिए मुंबई आ गए थे, लेकिन जब राजेश ने फ्लैट 382 देखा तो उसे वह बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि क्यों ना सोनिया को अपनी सालगिरह पर यह गिफ्ट करूं। वह मकान नटवरलाल जी ने चांदनी नाम की महिला से लिया था, जो पहले उस घर की मालकिन थी। बाद में उन्होंने नटवरलाल जी को यह फ्लैट बेच दिया था। नटवरलाल जी एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उनका काम ही ऐसा था कि जो भी फ्लैट, मकान या प्लॉट मिले, उसे खरीदते और सही दाम मिलते ही बेच देते थे। नवी मुंबई में यह फ्लैट सही दाम में मिल रहा था, तो राजेश ने इसे खरीदने का फैसला कर लिया था। अगले दिन राजेश नटवरलाल जी से मिलने उनके ऑफिस आ जाते हैं। हैं भैया, तुमको फ्लैट तो पसंद है ना? नटवरलाल जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। जी नटवरलाल जी। राजेश ने हां में सिर हिलाया और चाय की चुस्की ली। राजेश ने पेन निकाला और प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दिए। धन्यवाद राजेश जी, ऑफिशियली अब यह आपका फ्लैट हो गया है। दोनों ने हाथ मिलाया और राजेश ने मिठाई नटवरलाल जी को खिलाई। राजेश ने पैसे से भरा बैग नटवरलाल जी को दिया। इसमें पूरे 2 करोड़ रुपए हैं नटवरलाल जी, आप चाहो तो गिन सकते हो, वायदे के मुताबिक। राजेश ने पैसे नटवरलाल जी को देते हुए कहा। है क्या बात कर रहे हो भैया? मैं आपको बहुत समय से जानता हूं कि किस तरह आपने वो होटल का मामला सुलझाया था, और सोनिया बहन जी ने। आप मारो साथ कोई दागा कोनी करोगे, मन्ने मालूम है। नटवरलाल जी ने हंसते हुए राजेश से कहा। अब आप जाकर उस घर को अपने हिसाब से सजा लियो हैं। और ये को चाबी फ्लैट की। राजेश ने चाबी अपने बैग में रख ली। वह बहुत खुश था कि उसने आज अपनी पत्नी के लिए मुंबई में नया फ्लैट ले लिया। यस, वह बाहर आया। जैसे ही गाड़ी में बैठा, उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ी है, वह भी बुत बनी हुई। वह उसे हटाने के लिए हॉर्न बजाता है, पर वह लेडी पीठ की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में, कमर तक लंबे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा था। वह हॉर्न बजाने पर भी नहीं हटी। क्या मुसीबत है यार। ये कहते हुए उसने खिड़की से बाहर झांक कर कुछ कहने की कोशिश की। वहां कोई भी नहीं था। यह कैसे हो सकता है, अभी तो यही खड़ी थी। वह गाड़ी में गाना लगाकर ड्राइव करने लगा। रास्ता खाली था और वह अपने गाने में मस्त होकर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसे लगा कि एक ट्रक तेज रफ्तार में उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही उसकी नजर ट्रक पर पड़ी, उसने गाड़ी को साइकिल ट्रैक पर चढ़ाकर अपनी जान बचाई, मगर वहां कोई ट्रक नहीं था। राजेश सोचता है,
शुक्र है इस ट्रैक पर कोई नहीं था, वरना बेमौत मारा जाता बेचारा। पहले वह लड़की और अब ये ट्रक। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? वह फ्लैट नंबर 382 पर पहुंचता है। बाहर से फ्लैट पूरी तरह से पेंट करवाकर चमकाया गया था। जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाजा खोला, पूरा घर रोशनी से चमक उठा। पर जैसे ही वह अंदर गया, अचानक लाइट चली गई। उसने मोबाइल की टॉर्च से पूरे घर का मुआयना किया। बालकनी खोलते ही उसे बहुत सुंदर नजारा दिखा। यह 5वीं मंजिल का सबसे ऊपर वाला फ्लैट था और वहां से सूर्य देवता का सुंदर दृश्य नजर आता था। गुड मॉर्निंग डियर, एक प्यारी सी आवाज कानों में पड़ी। राजेश ने आंखें खोली तो सोनिया उसे बड़े ही प्यार से जगा रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी जानू, कहकर सोनिया ने उसे किस किया। राजेश ने भी उसे बाहों में भरकर एक किस किया और कुछ दस्तावेज दिए। ये क्या है? सोनिया ने पूछा। तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। राजेश ने उसे प्यार से बाहों में भर लिया। सोनिया ने दस्तावेज देखे तो उसमें फ्लैट नंबर 382 था। उसे विश्वास नहीं हुआ। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं और भी जाना है। दोनों तैयार होकर कार में फ्लैट पर पहुंचे। जैसे ही सोनिया ने दरवाजा खोला, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा फ्लैट गूंज उठा। वह बहुत खुश हुई। अंदर उसके सभी दोस्त, राजेश के मम्मी पापा, रमन, गांव के किशनलाल, रॉक, देव, देव की बहन, सैम, प्रिया, संजीव सभी मौजूद थे। सभी ने मिलकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी राजेश एंड सोनिया। सोनिया बहुत खुश थी। वह सबसे मिली, मम्मी पापा के पैर छुए, दोस्तों से गले मिली और अपने छोटे भाई रमन के गाल पर किस किया। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी, कहकर रमन ने भी उसे गले लगा लिया। रॉक और देव से मिलकर भी वह बहुत खुश हुई। प्रिया और संजीव भी पार्टी में आए थे। तभी पीछे से आवाज आई, हैप्पी एनिवर्सरी सोनिया और राजेश जी। सभी ने देखा कि ये कौन है। राजेश ने बताया कि ये वही हैं जिनसे उन्होंने फ्लैट लिया था। वह सोनिया को बधाई देता है, तभी कैमरामैन भी आ जाते हैं और राजेश सोनिया के कुछ ऑफिस के दोस्त भी पहुंच जाते हैं। राजेश ने कहा, दोस्तों, आज डबल खुशी के मौके पर आप सबके लिए मेरी तरफ से पार्टी है। एंजॉय फ्रेंड्स। सब मिलकर उनकी एनिवर्सरी और नए घर की खुशी में केक कटवाते हैं। उसके बाद खूब पार्टी होती है, नाच गाना चलता है और डीजे भी बजता है। धीरे धीरे रात होते होते जो नजदीक वाले दोस्त थे वे अपने घर चले गए और जो दूर से आए थे वे रात भर वहीं रुके। सोनिया और राजेश भी थक चुके थे तो सब आराम से सो गए। सुबह राजेश के माता पिता और सोनिया का भाई रमन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सैम, देव और रॉक भी सोनिया और राजेश से दोबारा मिलने का वादा करके चले गए। बाद में प्रिया और संजीव ने उन्हें गांव आने के लिए कहा और सोनिया व राजेश ने जल्दी मिलने का वादा किया। अब घर में सिर्फ सोनिया और राजेश ही रह गए थे। दोनों ने मिलकर सारा दिन सफाई की और अपना सारा सामान जहां पहले रहते थे वहां से लेकर आए। दोनों ने नए घर को खूब सजाया। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। एक दिन जब दोनों सो रहे थे तो ऐसा लगा जैसे कोई उनकी चादर खींच रहा है। सोनिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजेश की आंख खुल गई पर वह लेटा रहा। धीरे धीरे चादर खिसक रही थी और राजेश यह महसूस कर रहा था। अचानक वह उठ बैठा। तब तक चादर नीचे गिर चुकी थी। उसने चादर उठाई और फिर लेट गया। तभी उसे बाहर अलमारी खुलने की आवाज आई। वह चौंक कर उठा और तुरंत अलमारी चेक करने गया। अलमारी सच में खुली थी। उसने अलमारी को बंद कर दिया और वापस आकर बैठा ही था कि अलमारी फिर से खुल गई। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा फिर कैसे खुला। इस बार उसने चाबी से बंद कर दिया और आकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे अलमारी फिर से खुल गई हो। उसने उठकर देखा तो सच में अलमारी खुली थी। वह फिर उठा और इस बार चौंक गया। उसकी नजर अलमारी में लगी चाबी पर पड़ी। चाबी यहां कैसे आई? मैंने तो खुद अपने हाथों से लॉक किया था। वह लॉक करके जैसे ही मुड़ा, उसे लगा जैसे कोई साया अलमारी के पीछे खड़ा था। लेकिन जब उसने वापस देखा तो वहां कोई नहीं था। वह घबरा गया और तुरंत सोनिया को जगाया। सोनिया, सोनिया, जल्दी उठो, यहां कोई है। मैंने अभी अभी महसूस किया है। सोनिया की आंख खुल गई। वह चौंक कर उठी। क्या हुआ राजेश? सोनिया ने पूछा। राजेश ने सारी बात बताई। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ इस घर में, अचानक ये सब। लगता है हमें महातांत्रिक औजा के पास फिर से जाना होगा।
राजेश बोला। लेकिन सोनिया ने कहा, नहीं, अभी नहीं। क्यों, कुछ हुआ क्या? पहले देखते हैं। अगर हमें उनकी जरूरत महसूस हुई तो जरूर चलेंगे, लेकिन अभी रुक कर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो होगा हम जरूर करेंगे। राजेश उसकी बात से सहमत हो गया और दोनों फिर सो गए। रात किसी तरह कट गई। सुबह राजेश और सोनिया ऑफिस चले गए। सारा दिन काम के बाद थक हार कर जब घर लौटे तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी। हम तो खिड़की बंद करके गए थे, ये खुली कैसे? अरे यार, सब ठीक नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सोनिया भी सोच में पड़ गई। सब ठीक हो जाने के बाद अचानक ये सब क्या हो रहा है? तांत्रिक पाशा भी मारा गया था, फिर ये सब क्या हो रहा है? सोनिया कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई, लेकिन घर में सब अस्त व्यस्त मिला। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। काफी तसल्ली करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यहां कोई चोरी नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने जरूर यह सब फैलाया है। कौन हो सकता है? काफी देर तक राजेश और सोनिया घर को ठीक करने में लगे रहे। इतना तो तय हो गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है। दोनों रात का खाना खाकर सोने चले गए। आधी रात को उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश की नींद खुल गई। उसने सोनिया को भी उठा दिया। दोनों आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। सोनिया बहुत डर चुकी थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो, सोनिया सहम गई। कौन है? मुझे बताओ क्यों नहीं? सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। राजेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अचानक उन्हें खिड़की की तरफ कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वे दोनों पास गए और ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, ये घर खाली कर दो वरना तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। सिर्फ मौत? सोनिया सोच में पड़ गई कि आखिर इसका कारण क्या है। पूरी रात वे दोनों रूम से बाहर ही रहे। अगले दिन, मैं देखता हूं, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, राजेश सोनिया से कहता है। इस तरह तो हम यहां नहीं रह पाएंगे राजेश। वे दोनों नटवरलाल जी को फोन करते हैं, मगर उनका फोन स्विच ऑफ मिलता है। किसी तरह दिन कट जाता है। फिर वही रात। दोनों अभी कमरे में जाग ही रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से रोने की आवाज आती है। वे सीढ़ियों से छत की तरफ चलते हैं। तभी उन्हें सफेद कपड़ों में एक औरत सिर नीचे किए रोती हुई दिखाई देती है। राजेश उसके पास जाने ही वाला था कि सोनिया उसे रोक लेती है। दोनों उसे काफी देर तक देखते रहते हैं, लेकिन सोनिया वापस चलने को कहती है। वे उसे देखते हुए नीचे उतर आते हैं। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती। रात जैसे कोई अभिशाप हो गई हो। पूरी रात आवाजें आती रहीं, लेकिन सोनिया और राजेश बाहर नहीं निकले। किसी तरह सुबह हुई। अब दोनों ने सब कुछ देख लिया था। सुबह दोनों फिर से छत पर जाते हैं, जहां दीवार पर लिखा हुआ पाते हैं, ये मकान खाली कर दो वरना मौत मिलेगी। अब तो डर बहुत बढ़ गया था। दोनों तुरंत नटवरलाल जी के पास पहुंचते हैं। आओ आओ राजेश जी, सोनिया जी, कैसे आना हुआ? नटवरलाल जी पूछते हैं। राजेश रात की सारी घटनाओं को उन्हें बताता है। यह सुनकर नटवरलाल जी चिंतित हो जाते हैं। क्या यहां पहले भी ऐसी कोई घटना घटी थी? राजेश ने पूछा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, नटवरलाल जी ने मना कर दिया। अब क्या किया जाए? नटवरलाल जी, आपने यह घर किससे लिया था? सोनिया ने पूछा। शायद हमें वहीं से कोई सुराग मिल सके। यह फ्लैट मैंने चांदनी नाम की एक महिला से लिया था। पहले वही इस घर की मालकिन थी। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उसने यह फ्लैट मुझे बेच दिया था। हो ना हो, वह तो कुछ जानती ही होगी इस घर के बारे में, राजेश ने कहा। नटवरलाल जी ने सिर हिलाया। क्या आपके पास उनका कोई नंबर या पता होगा? नटवरलाल जी ने उन्हें पता और फोन नंबर दे दिया। उसमें पता वर्ली, मुंबई का था। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, नटवरलाल जी बोले। हमें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। दहशत अभी जारी है। राजेश, सोनिया और नटवरलाल जी तीनों चांदनी के फ्लैट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ताला लगा हुआ पाते हैं। सोनिया फ्लैट के पास रहने वाले पड़ोसियों से पूछती है, चांदनी मैडम कहां गई है? एक पड़ोसी बताता है, वह तो कई दिन से अपने घर गई हुई है, आजकल में आ ही जाएंगी। तीनों सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या किया जाए। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम किसी तांत्रिक के पास जाएं? सोनिया ने कहा। हमारे पास समय कम है,
अगर हम ओझा जी के पास जाएंगे तो वह लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। क्यों ना ऊटी के पास तांत्रिक पाशा के पास चलें, वह हमें मुश्किल से 600 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे और हम संजीव और प्रिया से भी मिल लेंगे। राजेश नटवरलाल जी से कहता है, नटवरलाल जी, हम जैसे ही वापस आएंगे आप चांदनी मैडम को 382 नंबर के फ्लैट पर लेकर आइए और यह पता करने की कोशिश कीजिए कि आखिर उस फ्लैट पर क्या हुआ था। जैसा आप चाहें भैया, नटवरलाल जी जवाब देते हैं। सोनिया और राजेश ऊटी के लिए निकल पड़ते हैं और नटवरलाल जी को उनके घर छोड़ देते हैं। इधर नटवरलाल जी चांदनी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाती। कई दिन बीत गए थे। राजेश और सोनिया संजीव और प्रिया की मदद करके राजस्थान से उनकी मुसीबत को खत्म करके ऊटी से वापस मुंबई पहुंचे। हेलो नटवरलाल जी, कैसे हो? राजेश ने मुंबई पहुंचकर नटवरलाल जी को फोन किया। ठीक हूं भैया, आप ऊटी से आ गए? जी, अभी अभी आए हैं और एक होटल में कमरा लिया है। आप तुरंत चांदनी से संपर्क कीजिए और बात करके देखिए। अगर वह यहां आ जाए तो और अच्छा होगा। जी भैया, मैं बात करके देखता हूं। यह कहकर नटवरलाल जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद फिर से नटवरलाल जी का फोन राजेश के पास आता है। हेलो राजेश जी। जी नटवरलाल जी, कहिए। मेरी बात उनसे हो गई है, उन्हें मैंने होटल में ही बुला लिया है। आप कौन से होटल में हैं? मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं उन्हें वहीं ले आऊंगा। ताज होटल में रूम नंबर 403 में आइए, राजेश ने जवाब दिया और फोन काट दिया। 2 घंटे बाद नटवरलाल जी चांदनी मैडम को ले आते हैं। हेलो सर। हेलो मैम, मेरा नाम राजेश है और ये मेरी पत्नी सोनिया है। वे दोनों से हाथ मिलाते हैं और पीछे पीछे नटवरलाल जी भी कमरे में आ जाते हैं। आप कुछ लेंगी, ठंडा या गर्म? राजेश ने पूछा। नो थैंक्स, यह कहकर चांदनी मैडम सोफे पर बैठ जाती है और उनके साथ नटवरलाल जी भी बैठ जाते हैं। सोनिया और राजेश भी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं ताकि वे उनकी बात ध्यान से सुन सकें। चांदनी जी, हमने मिस्टर नटवरलाल जी से फ्लैट नंबर 382 लिया है। वहां कोई हादसा हुआ था क्या? जी, चांदनी बताना शुरू करती है। दरअसल मैं वहां पर कई सालों से रह रही थी। पति की मृत्यु के बाद मैं अकेली ही वहां रहती थी। मेरी सरकारी नौकरी थी और मैं वहां पर कई सालों से अकेली रह रही थी। सुबह जल्दबाजी में मेरे पास समय नहीं होता था, इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली थी। जब भी मैं घर से बाहर होती तो वह घर पर अकेली रहती थी, क्योंकि मैंने उसे स्थायी रूप से रखा हुआ था। घर में हर चीज की मौज थी। अक्सर घर में छोटी मोटी चोरियां होती रहती थीं, जिसे मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय से घर पर पैसे भी चोरी होने लगे। जब मैंने गहने चेक किए तो उनमें से भी कुछ गहने कम थे। मेरा सीधा शक नौकरानी पर गया। मैंने सोच लिया कि उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन की बात है, मैं जैसे ही नहाकर निकली, वह अलमारी के पास खड़ी दिखाई दी जिसमें मैं अपने पैसे और गहने रखती थी। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे उस पर शक हुआ। उसने बाहर सफाई करना शुरू कर दिया। उसका नाम गहना था। गहना, क्या छुपा रही हो? मैंने उससे थोड़े गुस्से में पूछा। कुछ नहीं मालकिन, वह थोड़ी घबराई हुई बोली। सच बताओ, नहीं तो मैं तलाशी लूंगी, मैंने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन वह आनाकानी करने लगी। मेरा गुस्सा उस पर और बढ़ गया। कुछ नहीं है मालकिन, उसने फिर वही जवाब दिया। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसकी ब्रा में मुझे कुछ पैसे और मेरी एक पाजेब का जोड़ा मिला। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अब वह मेरी तरफ झपटी तो मैंने उसे बाहर वाले कमरे में बंद कर दिया, जो बालकनी की तरफ खुलता था। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूं, यह कहकर मैं पुलिस को फोन लगाने लगी। तभी मुझे एक जोर की धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने यह आवाज सुनी तो मैं कमरे की तरफ भागी। अंदर जाकर देखा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं यह देखने के लिए बाहर निकली कि आवाज किस चीज की थी। जो मैंने देखा उससे मैं सन्न रह गई। गहना बालकनी से नीचे कूद गई थी। यह देखकर मेरा दिल धक से बैठ गया। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। मैं नीचे गई और उसे तड़पते हुए देखा। वह मेरी तरफ घूर रही थी और उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। वे उसे उठाकर ले गए और बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिनों बाद मुझे अक्सर वही आवाज सुनाई देती।
जैसे कोई बालकनी से कूद रहा हो। कभी वह मुझे बालकनी में खड़ी भी दिखती। यह सब मुझसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वह घर नटवरलाल जी को बेच दिया। हम तो यही कारण है उस आत्मा का, लेकिन वह चाहती क्या है? राजेश ने कहा। मरने का कारण तो पता चल गया, पर अब यह जानना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। सोनिया ने राजेश और नटवरलाल जी की तरफ देखते हुए कहा। चांदनी ने कहा, क्या आप लोगों को भी परेशान कर रही है? जी, वह हमें भी बहुत तंग कर रही है, सोनिया ने जवाब दिया। अब क्या किया जाए? नटवरलाल जी ने कहा। आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। दहशत अभी जारी है। चांदनी और नटवरलाल जी को विदा कर राजेश और सोनिया एक दिन होटल में आराम करते हैं। उसके बाद वे अपने फ्लैट पर जाते हैं। आज फ्लैट पर कोई नजर नहीं आ रहा था। उसमें और भी फ्लैट थे, लेकिन सबके ताले बंद नजर आ रहे थे, जैसे वहां इंसानों का अकाल सा पड़ा हो। वे अपना बैग लेकर अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। घर का सामान सब ठीक था। शाम को दोनों घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलकर राजेश स्नानघर में नहाने के लिए जाता है, जबकि सोनिया बाहर ही थी और बेड पर लेटी हुई थी। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरा हो। वह डर जाती है। इधर स्नानघर में राजेश अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह जैसे ही मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका वहम था। राजेश इतना तो जानता था कि इस घर में उस आत्मा का साया है जो उन्हें परेशान करेगा, लेकिन वह डरता नहीं था और मस्त होकर नहाने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि पानी में कुछ गाढ़ापन सा आ रहा है और अजीब सी महक भी थी। उसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। जब उसने चेहरे से साबुन हटाया तो उसने देखा चारों तरफ खून ही खून था, पानी नहीं था। पहले तो पानी आ रहा था, बाद में खून ही खून। उसने ऊपर शावर में देखा तो वहां से भी खून आ रहा था। शायद पानी पहले पाइपों में भरा हुआ था, इसलिए कुछ देर तक पानी आया। उसके शरीर पर सारा खून लग गया था। उसने कई नल चलाकर देखे, लेकिन सब में खून ही खून था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर सोनिया बेड पर बैठी थी और उसकी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही राजेश बाहर निकला, सोनिया उसे देखकर चीख उठी, आ आ। अरे मैं हूं राजेश, राजेश ने कहा। वह सारा खून से लाल हो गया था। उसकी हालत ऐसी दिख रही थी जैसे कोई खून की होली खेलकर बाहर आया हो। उसने एक कपड़े से सारा बदन पोंछकर साफ किया। चलो एक बार ऊपर जाकर चेक करते हैं कि टंकी में पानी की जगह खून क्यों आ रहा है। जैसे ही दोनों दरवाजा खोलते हैं, वे उस भूतनी को देखकर अंदर तक हिल जाते हैं। वह बाहर उल्टा चलती हुई नजर आती है और घूमती हुई उन्हें देखती है। अब वे दोनों ही कमरे में कैद हो चुके थे। सोनिया ने अपनी जिंदगी में ऐसी भूतनी कभी नहीं देखी थी। ना वे बाहर निकल पा रहे थे, ना वे अंदर रह पा रहे थे। दोनों दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। वह भूतनी घर में इस तरह घूम रही थी जैसे ये घर उसी का हो। बीच बीच में वह दरवाजा खड़खड़ाने लगती। उसकी आवाज सुनकर सोनिया भी कांप रही थी। अभी रात के 10 ही बजे थे कि बाहर से किसी ने घंटी बजाई। इस वक्त कौन हो सकता है, सोनिया ने कहा। लेकिन वे बाहर नहीं जा सकते थे। भूतनी भी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे वह अंदर घुसते ही उन पर अटैक करेगी। बाहर घंटी लगातार बज रही थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। वह भूतनी दरवाजे की तरफ पूरी तेजी से दौड़ती है, मगर उसके ऊपर कुछ जल के छींटे पड़ते ही वह एक तरफ भागती है। सामने तांत्रिक पाशा बाबा खड़े थे संजीव के साथ। वह रूह घर में चक्कर काटने लगती है, कभी दीवारों पर, कभी फर्श पर, कभी छत पर। रुक जा, मैं कह रहा हूं, वहीं रुक जा, नहीं तो यहीं जलाकर खाक कर दूंगा। बाबा जोर से चिल्लाता है और एक हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ता हुआ उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा दरवाजे पर खड़ा होकर जल छिड़कता है ताकि वह बाहर ना जा सके। वह फिर बाबा पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा फिर से उस पर जल छिड़क देता है। इससे वह और आग बबूला होकर घर में तोड़फोड़ मचाने लगती है। चले जाओ इस घर से, वरना तुम्हें खा जाऊंगी। उसकी भयानक हंसी चारों ओर गूंजने लगती है। उसका रूप इतना डरावना था कि अगर कोई आम इंसान वहां होता तो शायद हार्ट अटैक ही आ जाता। मगर बाबा ऐसी तामसिक चीजों से हमेशा ही जूझते रहे थे, तो उन्हें कोई डर नहीं था। संजीव भी बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था, जब तक बाबा उसे रोक नहीं लेते और अपने वश में नहीं कर लेते।
इस बार बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और एक भभूत उसकी ओर फेंकते हैं, जिससे वह थोड़ी शांत हो जाती है। बोल, कौन है तू और यहां क्यों सबको परेशान कर रही है? बाबा ने पूछा। अब बाबा ने उसे अपने मंत्रों से बांध दिया था और उस पर कुछ जल भी डाला, जिससे वह शांत होकर अपने असली रूप में आ गई थी। बोल, अब कौन है तू? बाबा ने फिर से पूछा। बाबा ने संजीव को अंदर बुलाकर राजेश और सोनिया को भी बाहर बुलवा लिया था। सभी वहीं खड़े थे। मेरा नाम गहना है। मैं यहां चांदनी जी के पास काम करती थी। वह धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। हम 4 भाई बहन थे। हमारे बाबा हम सबको बहुत प्यार से रखते थे। हमारी मां मेरी छोटी बहन को जन्म देते हुए भगवान को प्यारी हो गई थी। अब केवल मेरे पिता ही थे जो हमारा ख्याल रखते थे। मैं बड़ी होने के नाते उन तीनों का ख्याल रखने लगी थी। हम 3 बहनें थीं और एक छोटा भाई था जो अभी 10 साल का था। मेरी एक बहन 14 साल की थी और मैं 17 साल की थी। मेरी सबसे छोटी बहन बस 6 साल की थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। जब कोरोना का समय आया तो फैक्ट्री बंद हो गई और हमारे पिता की नौकरी भी छूट गई थी। मालिक ने बकाया पैसे भी नहीं दिए। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो गए। घर में खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। सबको भूखा और बिलखता देखकर मेरे पिता से यह सब देखा नहीं गया और उन्होंने रात में चुपके से फांसी लगा ली। हम रोते रहे और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उन्हें भी कोरोना हो गया था। डर था कि कहीं यह बच्चों में न फैल जाए। घर में पैसे नहीं थे तो इलाज कैसे होता। शायद इसी डर से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब मैं ही बड़ी थी और मुझ पर सभी की जिम्मेदारी आ गई थी। अपने भाई बहनों को एक महिला के पास छोड़ दिया और इस फ्लैट में नौकरी करने लगी। मैं यहां से कुछ पैसे और ज्वेलरी चुराकर बेच देती थी, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे और वह महिला उनकी देखभाल करती थी, क्योंकि उसका पति भी कोरोना में मर चुका था और वह खुद भी लाचार थी। मेरी सैलरी से सबका गुजारा नहीं हो पाता था। 8,000 रुपए में किराए के घर और महंगाई में सबका गुजारा करना बहुत मुश्किल था। मैंने कई बार उनसे मालिकों मदद की बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। खुद के लिए हजारों का खर्चा करते थे, मगर गरीबों के लिए उनकी जेब से पैसे कभी नहीं निकले। वह ये सब बता रही थी और उसकी आंखों में भी पानी आ रहा था। पीछे से चांदनी और नटवर लाल जी भी आ गए थे। जब वह अपनी कहानी सुना रही थी तब सबकी आंखों में आंसू थे। उस दिन जब चांदनी मैडम ने मुझे पकड़ा तो मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और पुलिस को फोन करने लगी, यही सोचकर कि अब मैं अपने भाई बहनों की मदद नहीं कर पाऊंगी और पुलिस मुझे जेल में बंद कर देगी। पता नहीं कितने सालों की सजा सुनाएगी। बस इसी डर से मैंने बालकनी से छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरी कहानी सुनकर बाबा भी भावुक हो गए और मैंने इनसे बदला लेने की ठानी, मगर ये लोग घर बेचकर चले गए। इसलिए मैंने राजेश और सोनिया को परेशान करना शुरू कर दिया। किसी को यहां नहीं रहने दूंगी, यही सोच थी मेरी। अब वह नीचे बैठकर रोने लगी। तब राजेश और सोनिया ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, अब हम सब समझ चुके हैं तुम्हारी बातें। हम वादा करते हैं कि आज से तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी हमारी है। तब नटवरलाल जी भी बोल पड़े, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका दाखिला एक अच्छे हॉस्टल में करवा दूंगा और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाऊंगा। जब वे बड़े होंगे तो अपनी प्रॉपर्टी भी उनके नाम कर दूंगा। वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मरने के बाद मेरी पूरी संपत्ति उनकी होगी। चांदनी ने भी सहमति जताई। यह सब सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब घर में सब शांत हो गया था और सब बहुत खुश थे। वादे के मुताबिक नटवरलाल जी ने उन बच्चों का दाखिला मुंबई के एक बड़े हॉस्टल में करवाया और उनकी फीस भी वहीं भरते थे। चांदनी जी ने अपनी वसीयत भी उनके नाम कर दी। राजेश और सोनिया उन बच्चों से मिलने जाते और उनके लिए खिलौने, मिठाइयां, कपड़े और जरूरत का सामान हॉस्टल में भेजते थे। उन्होंने बच्चों को कभी मां बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। सोनिया भी अनाथ थी, इसलिए उसने उन बच्चों को हमेशा अपने दिल से अपनाया। गहना की आत्मा भी यह सब देखकर संतुष्ट हुई और खुशी खुशी स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। कुछ समय बाद, एक बात बताओ राजेश, उस दिन संजीव और तांत्रिक पाशा कैसे आए? सोनिया ने पूछा। वह तो मैंने उसी होटल में फोन कर दिया था। मुझे पता था कि वह हमें देखकर फिर से हमला जरूर करेगी, इसलिए मैंने संजीव से कहा था कि वह तांत्रिक बाबा को भी अपने साथ ले आए।
सोनिया को अपने सवाल का जवाब पाकर बहुत शांति मिली। अब उनका घर भी शांति से चल रहा था और राजेश और सोनिया भी अपनी जॉब पर खुशी खुशी जाते थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।